सबसे पहले मनीष जी स्वागत है आपका। कहते हैं अफसरशाही और उसके बाद नेतागिरी, कैसे मन बदल गया? देखिए, पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मेरा परिचय अब काफी दिनों से मैं हूं, 1 साल से ऊपर हो गया है मेरा पॉलिटिकल लाइफ जी, तो प्रायः मेरा जितना भी परिचय है शुरू से सब ओपन बुक है। सब लोग जानते हैं कि कहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और कहां से अभी कहां चल रही है। 2021 में मैंने रिजाइन किया है, तो और उससे पहले बिहार में करीब करीब 12 से मैं हूं, तो 9 साल मैं बिहार में काम किया हूं विभिन्न पदों पे। और काम करने के दौरान ही जब एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि इतना दिन से बिहार में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हम काम नहीं बिहार के लिए कर पाएंगे, तो एक वैक्यूम सा महसूस हुआ कि एक कंटिन्यूटी लॉस हो जा रही है। तो हमने सोचा कि यदि बिहार की सेवा करनी है तो हमको बिहार में ही रहना पड़ेगा, और नौकरी यदि बाधा बन रही है तो सेवा के रास्ते में जहां बाधा कोई होती है तो उसको हटाना पड़ता है। तो इसीलिए उस बाधा को हमने हटाया और रिजाइन करके, मेरा करीब करीब 14 साल की नौकरी बाकी थी उस समय, तो हमने कहा कि जब सेवा के मार्ग में ये बाधा है 14 साल, तो 14 साल की तिलांजलि दी और इस सेवा में आया और आपके सामने हूं। कहा जाता है कि जेडीयू आज जो भी है, जैसे भी आपके आने के बाद बहुत धारदार हुई। पूरा बैक सपोर्ट जेडीयू को जो मिल रहा है, नीतीश कुमार जी को जो मिल रहा है, उसके पीछे मनीष वर्मा, सच है? देखिए, ये कुछ एग्जैजरेशन है, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है। पार्टी हमारी जो इसकी जर्नी देखेंगे 94 से है। पार्टी समता पार्टी 2003 में जदयू बनी और 2005 में पावर में आई, और तब से 20 सालों से पावर में। तो लाखों कार्यकर्ता, कितनी बड़ी संख्या में इनका सपोर्ट रहा है। और 2005 में जब सत्ता में आई तो नीतीश जी ने उस समय न्याय यात्रा निकाली थी और पूरे बिहार की उन्होंने का भ्रमण किया था। तो पूरे बिहार से उनको जिस प्रकार का सपोर्ट मिला, तो जन जन से सपोर्ट मिला था, तब ये सरकार आई थी उस वक्त। तो ये मेरा नहीं है, ये जितने भी जदयू के कार्यकर्ता हैं वो सबकी ताकत है। लाखों करोड़ों लोगों की ताकत जदयू के साथ है। और बिहार को आज देखेंगे कि बिहार जिस तरह से बदला है, तो जितना विश्वास जनता का नीतीश जी पे है, जदयू पे है, वो पिछले 20 वर्षों के काम का है। जो इन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने वायदे किए जनता के साथ और उसको जमीन पे उतारा है, उसको देख करके ही लगता है कि नीतीश कुमार जी का नाम एक विश्वास का प्रतीक है, एक निश्चय का प्रतीक है, और जनता उस पर भरोसा करती है। तो आज भी जब भी नीतीश जी का नाम लिया जाता है, पूरे विश्वास और पूरे एक भरोसा का एक चिन्ह कहिए, उस तरह का चिन्ह है, और जनता उन पर भरोसा करती है। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के योग्य फिलहाल नहीं है, ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष बहुत सालों से कोशिश कर रहा है। कोई भी आदमी यदि बहुत सालों तक लगातार मेहनत करे, पहले विपक्ष पिताजी मेहनत किए, बहुत माताजी मेहनत किए, सफल नहीं हो पाए 2 बार, फिर पुत्र भी लगे, पूरा परिवार लगा, सब लगा, तब भी सफल नहीं हो पाए। कि वो सबसे बड़ी बात है, वो जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। उन्होंने जिस तरह का शासन व्यवस्था बिहार को दिया, और एक समय जब बिहार 1991 की बात करूंगा मैं, उस समय कंट्री में लिबरलाइजेशन चल रहा था, बहुत अधिक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आ गई थी, और जो डेवलप्ड स्टेट थे, कई जगह पे स्टेट्स थे, उस समय बहुत टेक ऑफ स्टेज में था कंट्री, और देखिए कि बहुत तेजी से ग्रोथ किया और सब स्टेट। और दूसरी तरफ जो बिहार में जो उस समय की सत्ता थी, उन्होंने इस तरह से बिहार में व्यवस्था कायम कर दी कि बिहार जिस स्तर पे था वहां से भी नीचे गिरते चला गया। जहां दूसरे स्टेट ऊपर बढ़ते जा रहे थे, बिहार नीचे जाता जा रहा था। तो उस परिस्थिति में जब जनता ने देखा इनका 15 साल का शासनकाल, और सब लोग जो बिहार के युवा हैं और हमारे जनरेशन के हैं,
या फिर बाद के भी जनरेशन के थे, जो 90 से लेकर के 2005 तक बाहर जाते थे और बाहर पढ़ाई करते थे, उनको मालूम है कि किस प्रकार से यदि बाहर जाते हैं तो किस प्रकार के बिहारियों का अपमान होता था। बिल्कुल। बाद में वहां मैं तो आईआईटी में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़ता था, और बाहर जाने में हम लोग को बिहारी कह के संबोधित किया जाता था। एक मैंने लज्जाजनक परिस्थिति थी, और उसका कारण यही था कि यहां पे जो सत्ता थी उसकी जो बदनामी थी, उसका जो है चारों तरफ पूरे भारत में, उसके कारण जो है बिहारियों की इज्जत गिरी। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी आए और जिस तरह से बिहार का उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और जिस तरह से बिहार को प्रगति की राह पे रखा, उससे जो है पूरे भारत में बिहार की इज्जत है। और कहीं भी बिहारी अब जाते हैं चारों तरफ तो उनके इज्जत से उनका सम्मान किया जाता है, और बिहारी को एक मतलब कि मजबूत पिलर की तरह लिया जाता है कि जहां भी जाते हैं वहां के अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। इस तरह का बिहार का एक रेपुटेशन बना है। पलायन रुक पाया मनीष जी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, पलायन जो एक शब्द आजकल काफी चल रहा है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है या मुद्दा बनाया गया है। पलायन एक अपने में कोई इशू नहीं। पलायन को देखेंगे तो इसका सीधा जो रिलेशनशिप है वो अंडर डेवलपमेंट से है। पलायन क्यों हुआ या क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी, एक तो है नेसेसिटी के कारण कि भाई मजबूरी में जाना पड़ रहा है, और कई लोग पलायन जरूरी भी है। अब मान लें कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा हम कर लिए, पढ़ाई कर लिए, हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें लोग जाते हैं। कंट्री से भी लोग जाते हैं बाहर में। आप देखें कि गुजरात से कनाडा और यूएस जितने लोग गए हैं, केरल से कई लोग गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी की तलाश में सदियों से पलायन क्या कहें, इस तरह से माइग्रेशन होता रहा है। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की भी बात करें तो माइग्रेशन होते रहा है, अफ्रीका से लोग निकल के बाहर गए हैं और नई अपॉर्चुनिटी की खोज में लोग जाते रहे। बिहार के संदर्भ में इसलिए कहा गया कि भाई यहां से कुछ मजदूर जाते हैं, और यहां से अच्छे लोग भी गए हैं। मैं भी गया हूं बाहर जाकर के, उड़ीसा में आईएएस की नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे को पलायन नहीं कहा जाएगा। कई लोग जो है प्रोफेशनल है, पढ़ लिख करके बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, उसको पलायन नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो मजदूर जाते हैं, जो अनस्किल्ड हैं, तो उनको पलायन कहा जा रहा है। और पलायन का बेसिकली है कि कंट्री में हर जगह पे आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। देश में ये व्यवस्था है, और इसीलिए देश एक है कि कहीं भी लोग आकर के जा सकते हैं। तो इसको सिर्फ इस तरह से जोड़ना कि पलायन हो गया, ये हो गया, हाँ ये बात सही है कि अंडर डेवलपमेंट जो जितना होना चाहिए था, जितना हो सकता था, वो नहीं हुआ। लेकिन इसका जब हिस्टोरिकल आप पूरा का पूरा सिग्निफिकेंस लेंगे तो 1940-42 में करीब हम लोग चौथे स्थान पे था बिहार, और 60-70 दशक तक आते आते हमारा स्थान 20वां चला गया। तो जो व्यवस्था उस समय की सरकारों ने किया, तो जिस स्थान पर बिहार था और बिहार को होना चाहिए था, उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला। 1952 की बात करें तो वहां पर एक जो है भाड़ा समानीकरण की नीति ले आई, और भाड़ा समानीकरण की नीति के कारण क्या हुआ कि जहां उद्योग बिहार में लगने चाहिए थे, जहां पे यहाँ पर खनिज पदार्थ थे, मिनरल्स थे, तो यहां पे लगना चाहिए था, वो यहां न लग करके कंट्री में कहीं भी है वहां पे लगाना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में लगा, वहां लगा, कोस्टल बेल्ट में लगा, गुजरात में लगा, क्योंकि यहां पे नीति कर दी कि आप खनिज पदार्थ चाहे आप धनबाद से कोयला रांची तक ले जाएं, चाहे धनबाद से कोयला आप बॉम्बे तक ले जाएं, आपको एक ही भाड़ा देना पड़ेगा। तो क्या जहमत उठानी थी, क्यों लोग इंडस्ट्रीज लोग यहां आकर के लगाते? आप देखिए, टाटा एक फैक्ट्री लगी यहां पर जो प्राइवेट सेक्टर में है, वो फैक्ट्री जो है स्वतंत्रता के पहले लगी, जब ये पॉलिसी नहीं थी, और ये पॉलिसी 1952 से लेकर 1992 तक चली। इसी में जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था बिहार का, वो सारा एडवांटेज चला गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज नहीं लग पाई बिहार वो में, नहीं लग पाई, वो यहाँ, और हम लोगों ने जो शुरुआत की, हम लोग जब यहाँ पर लाए तो बिहार आखिरी स्थान पे था। उस समय जो उस समय की अर्थव्यवस्था थी, जो थी 14-24 हजार करोड़ का बजट, कोई संसाधन नहीं, शिक्षा की व्यवस्था खस्ता, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, सड़क का कुछ अवस्था नहीं, गड्ढे में सड़क,
क्या नहीं था उस वक्त, क्या किस हालत। अभी तो परिस्थितियां बदली मनीष जी, आपके एमएसएमई मंत्री आपके बिहार के, हाँ। आप देखिए फूड प्रोसेसिंग मंत्री बिहार के, तो फिर परिस्थितियां बिहार में क्यों नहीं बदल रही? अब देखिए बदल रही है, कैसे नहीं कह रहे हैं कि बदल रही है। आप देखिए कि अभी जो है कई तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चला। मेरे कहने का मतलब सरकार आने के बाद पहला काम किया कि भाई कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में और बिजली में, इस सब में ध्यान दिया। अब कैसे इंडस्ट्री लगाते? 2018 में तो हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था यहाँ पे की, घर घर तक बिजली पहुंचाई, और उसके पहले तो जनरेटर से चलता था सब जगह। मतलब मार्केट में भी आपको बिजली का बल्ब जलाना हो तो जनरेटर से चलता था। अब बताइए जनरेटर से कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे लगती? तो पहले जितना भी कवायद आप कर लें, लोगों से रिक्वेस्ट कर लें, तो इंडस्ट्री नहीं आएगी। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, जब ये नहीं हो, सड़क नहीं हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, तो नहीं इंडस्ट्री लगेगी। लेकिन 18 के बाद से परिस्थितियां एकदम चेंज हो गई। इतना सारा इथेनॉल की फैक्ट्री लगी। जब आप देखें यहाँ के एग्रो बेस्ड है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रधान है, तो यहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्री जो है अब इथेनॉल की लगी। अभी पेप्सी और कोका कोला का इधर बक्सर में लग रही है फैक्ट्री, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। आप देखिए मुजफ्फरपुर की बात करें, बिहटा की बात करें, लेदर और अपैरल की फैक्ट्री कई सारी लगी है। बेगूसराय में अपैरल की फैक्ट्री लगी है। हाँ, आपका नवादा के पास सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है। तो कई सारी फैक्ट्रीज जो है, इवन गया में आपका इंडस्ट्रियल जोन 2000 एकड़ में बन रहा है। अब सब जिले में लगभग देखिएगा कि हर जिले में कुछ न कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत। तो ये परसेप्शन चेंज क्यों नहीं हो पाया? अब 18 की बात कर रहे हैं, 25 आ गया देखिए, लेकिन आज भी विपक्ष रोजगार का मुद्दा, इंडस्ट्री का मुद्दा उठाता है, तो आप परसेप्शन चेंज क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप आ रहे हैं सारी चीजों। नहीं, आप ये समझिए कि ये सारी व्यवस्था, विपक्ष को कहना क्या है? विपक्ष तो कभी कंपेयर नहीं करता, ये तो विपक्षी का तो देन है। जिस तरह से बिहार को उन्होंने गड्ढे में रखा, गड्ढा में घुसा दिया, और अब विपक्ष हमसे सवाल पूछ रहा है कि इंडस्ट्री काहे नहीं लग रही है। मैं तो उनसे पूछूंगा कि उन्होंने बिहार को इस तरह से क्यों गड्ढे में डाला था, और कैसे उनको सवाल पूछने का नैतिक हक है। एक कांग्रेस है जो उन्होंने बिहार को शुरू से लेकर के अभी तक इस तरह से बिहार को गरीब बना दिया। चौथे स्थान से बिहार 38वें स्थान पे पहुंच गया। और यहां पर देखिए कि ये सरकार हुई 15 साल, जब और सब स्टेट डेवलप कर रहा था, तो वहां पर उस समय बिहार नीचे जा रहा था। और उस समय का ग्रोथ रेट आप देखिएगा तो 0% है, 2.5% है। और हमारी जब सरकार आई है तो डबल डिजिट में लगातार ग्रोथ की है, कभी 14%, कभी 12%, कंट्री के एवरेज से काफी आगे जाकर के ग्रोथ किया है। और हर समय जो है ये ग्रोथ का, तो आप देखिए मोमेंटम कैसे रिवर्स हुआ। एक तरफ आप नीचे जा रहे थे 0% ग्रोथ रेट पे, 2.5% ग्रोथ रेट में, और आज जो है 14% के ग्रोथ में रेट में है। तो आप जो जिस तरह की परिस्थितियां लेकर के हम लोग चले, और जितनी कठिन परिस्थितियों को आज कहीं भी देखिए, आप पूरे बिहार में देखिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है। कहीं भी आप चले जाएं, मैं चैलेंज करता हूं, कहीं भी आप चले जाएं, विपक्ष एक समय काफी मुद्दा बनाया कि बिहार में इस तरह का ये हो रहा था, अब क्यों नहीं मुद्दा बना? हाल के दिनों में घटनाएं आपने देखिए, गोपाल खेम का मर्डर से लेकर अस्पताल में, तो सब जगह पे ये तमाम चीजें कैसे मानते हैं इसको आप? अब देखिए क्राइम कंट्रोल की बात करें तो क्राइम कंट्रोल का मुद्दा है। क्राइम जो है एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। ह्यूमन सोसाइटी जहां जहां पे रहेगी क्राइम्स होंगे, एक मिनिमम लेवल ऑफ क्राइम रहता है। इफिशियंसी गवर्नेंस का ये है कि जो भी क्राइम है, या तो प्रिवेंटेबल है तो प्रिवेंट करें, और प्रिवेंटेबल नहीं है तो उसको जो है उस पर जैसी कार्रवाई तुरंत हो, और हम जो दोषी है उसको सजा दिलाएं, उसको पकड़ में लाएं। आप जितने भी केसेस लिए, आप देखिए कि किसी का 2 दिन में, किसी का 3 दिन में पुलिस उस सभी को गिरफ्तार की है। सारे जो जितने भी उसके दोषी हैं उसको अब कानूनी प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। तो यहां पर यह देखना है कि सत्ता का इंटेंशन क्या है, क्या मिली भगत तो नहीं है। किसी भी क्रिमिनल, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी क्रिमिनल और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसमें सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। और हम लोग की प्रायोरिटी है कि जहां भी किसी का कोई भी क्राइम हो तुरंत उसको पकड़ करके सजा दिलाना, और जितना प्रिवेंटेबल क्राइम हो सके उसको प्रिवेंट करना। 112 की सर्विसेज हमने यहाँ पे शुरू की है, और पूरे बिहार में आप देखिए कि कोई भी फोन लगाइए, आपको 10 मिनट के भीतर, 15 मिनट के भीतर पुलिस की गाड़ी आपको पहुंचेगी। 1 मिनट को मैं मान भी लूं कि आप जो कह रहे हैं, चलिए सही है, बिल्कुल फैक्ट है, बट इसके बावजूद आप क्राइम नहीं रोक पा रहे हैं।
उसे होने से नहीं रोक पा रहे, या आप फिर बताइए, खौफ नहीं है अपराधियों में कानून व्यवस्था के नीतीश कुमार का? नहीं। आप देखिए, एक समय कुछ घटनाएं उस समय हुई, विपक्ष ने क्या किया, पूरे बिहार के जितने भी घटना है मर्डर का, सबको कंपाइल करना और उसका एक बुलेटिन जारी करना। आप देश के, मैं चैलेंज करना चाहूंगा, किसी भी प्रदेश का उठा लीजिए और उस दिन का क्राइम को आप कंपाइल कीजिए, किसी भी राज्य में, मैं दावे के साथ कहता हूं हर राज्य में कोई ना कोई क्राइम घटा है। चोरी की घटनाएं घटी होगी, ये होगी। क्राइम है, सोसाइटी का नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, होगा, लेकिन वहां पे जो व्यवस्था है क्या उसके लिए कर रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में जिस तरह की व्यवस्था है, देश के कई राज्यों से बेहतर व्यवस्था है, वन ऑफ द बेस्ट व्यवस्था है। और जहां भी कोई घटना होती है, तुरंत हम लोग पकड़ करके उसको सजा दिलवाने का काम करते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जब यहाँ पे आए हैं बिहार में, मैं आपको कहूंगा कि रात में आप 12 बजे निकलिए, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी सड़क ले लीजिए और घूम के आइए, मैं आपको फोन नंबर दूंगा, कहीं भी कुछ हो हमको बताइए। इस दावे के साथ मैं किसी भी बिहार में जो भी बाहर से आते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा और ये उनको एश्योर करना चाहूंगा कि कोई भी आए और बिहार में कहीं भी जाए, कहीं भी उनके साथ कुछ हो, तो फिर वो कहें यहां पर इस तरह को उनको परेशानी झेलने की पड़ती है। मैं ये दावा और किसी स्टेट के लिए नहीं कर सकता, बिहार के लिए कह सकता हूं। शायद आप पहली बार किसी डिबेट में भी आए ऐसे, या कॉन्क्लेव में आए, मुझे जो जानकारी मिली। नहीं, पहले भी कुछ कॉन्क्लेव में जा चुका हूं। हाँ, जरूर है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं नया हूं जी, लेकिन अब 1 साल वो भी हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। अब तो आदत डालनी पड़ेगी इन सब चीजों की। आदत तो है ही, कहिए ना। तेजस्वी कितनी बड़ी चुनौती है? अभी तो हमको जिस तरह से लग रहा है जी, तेजस्वी जो है अपने गठबंधन के लिए चुनौती है। उनको जिस तरह से गठबंधन के साथी जिस तरफ से देख रहे हैं, और इतने दिनों से वो वेट कर रहे हैं कि कोई मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के रूप में, भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में ले। मुझे तो नहीं लगता कि गठबंधन के कोई साथी उनका नाम ले रहे हैं कि भाई कि यही बनेंगे। अब मजबूरी में वही अपने को कहते हैं कि हम भावी चीफ मिनिस्टर हैं। जनता का कोई पता नहीं है, सहयोगी पार्टियों का पता नहीं है, तो मजबूरी है, खुद को बोलना पड़ता है। तो चलिए, उनके लिए शुभकामना है, बहुत ज्यादा शुभकामना है। और जिस तरह की उनकी योग्यताएं हैं, जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया है, वो पूरी जनता के सामने है। जनता स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है, और जनता ही डिसाइड कर रही है। पिछले 2 बार से तो डिसाइड कर ही रही है। तो अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। पहले तो उनका महागठबंधन के साथी तो मान लें, तब फिर बाद में जनता देखेगी। एक बहुत अहम सवाल है जिस पर मतलब मैं भी जानना चाह रहा हूं, तमाम लोग भी जानना चाहते हैं। घुसपैठ जिस मुद्दे के साथ SIR किया गया, तमाम चीजें, बीजेपी तो बार बार कह रही है कि हाँ घुसपैठ का मुद्दा है बिहार में। कभी JDU की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, आखिर घुसपैठ है या नहीं है? ऐसा तो नहीं कि जिन्हें घुसपैठ कहा जा रहा है, वो जिन्हें वोटर RJD मानती है, उन्हीं में से JDU का भी वोटर है, वो महिलाएं हैं जो JDU को वोट करती हैं। देखिए, ये सही बात है कि कंट्री में जो वोटिंग का अधिकार है वो लोगों का, यहाँ के नागरिकों को है, यहाँ के नागरिक। तो जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, तो हम लोग भी साथ में हैं कि भारत के नागरिक को ही वोट देना चाहिए। लेकिन ये कह लें कि घुसपैठ पूरी तरह से है, ये है, तो इसकी तो भाई जांच होती है। अब SIR हम लोग ने पूरा कराया, एक एक जगह पे, और जितना भी जो है, जो असली वोटर हैं, सबका नाम चढ़ा, और जिनका भी जो असली वोटर नहीं थे उनका नाम कटा। तो ये मुद्दा तो बिहार से समाप्त हो गया है। अब तो और सब देश के अन्य भागों में उनको देखना कि वहां पर क्या है। तो यहाँ पर तो हमको नहीं लगता कि इस तरह का कोई हुआ कहीं पे। जो भी हुआ, आपकी सहयोगी पार्टी कहती रही घुसपैठ, हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो भी है, सारे बिहार के जो जितने भी वोटर्स हैं, सही वोटरों का जो पूरी प्रशासन ने पूरी चुस्ती से उनका नाम शामिल कराया, जिनका नाम छूटा हुआ था उनको भी शामिल किया गया। और बिहार एक राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी परिपक्व स्टेट है। यहाँ पर इतनी सेंसिटिविटी है कि आप यदि कोई अधिकार से वंचित कर दे कहीं पे, तो पब्लिक छोड़ेगी नहीं। वो किन्हीं राहुल गांधी और किन्हीं
तेजस्वी यादव जी का इंतजार नहीं करेगी कि वो आएंगे और हमको अधिकार दिलाएंगे। वो खुद ही खड़ी हो जाती है और खुद ही कहती है कि भाई मेरा नाम कट गया, आंदोलन हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर इस तरह की बात सोचना भी कि कहीं कोई गलत आदमी का नाम चढ़ जाएगा या फिर कट जाएगा, वो संभव नहीं है। तुरंत जनता विद्रोह कर आप देती उस है। मुद्दे के साथ नहीं है बीजेपी के साथ? घुसपैठ वाला जो मुद्दा बीजेपी अभी भी उठा रही है। देखिए, जहां भी है यदि होता है तो उसका संज्ञान लेने के लिए बहुत है, पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं। जहां पे होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जहां भी पकड़े जाते हैं उनको डिपोर्ट किया जाता है। आप उससे मुद्दा नहीं मानते? क्योंकि मैं कई बार से देखिए, डिबेट में बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का, और हमेशा विकास के, क्योंकि हम लोग को अभी काफी दूर जाना है। तो सबसे बड़ा मुद्दा, और आप देखिएगा कि जितना भी 20 सालों का शासन है, पूरा फोकस हमारा विकास पे रहा है। 20 साल कम पड़ गया मनीष जी, नहीं, 5 साल और मांग रहे हैं। 20 साल क्या? हाँ। बिहार की जिस बदतरी हालत में, आप सोचिएगा कि विकास ऐसे नहीं है कि आप कहीं से उठिए और चल दिए। जिस समय हम लोग ने शुरुआत की, फीमेल लिटरेसी मात्र 33% था। अब 33% फीमेल लिटरेसी से आप कैसे विकास करेंगे? जिस समय हम लोग थे 24,000 करोड़ से आप कैसे पूरे बिहार के बजट से कैसे आप विकास करेंगे? जितना कंस्ट्रेंट हमारे पास था उस समय से, उससे इस तरह का 1,25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, जहां पर बिजली कहीं 700 मेगावाट नहीं आती थी ठीक से, घर घर की बात छोड़ दें, और वो अब जा करके अब घर घर हम लोग ने बिजली पहुंचा दी। 8,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो कितना काम हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें। आप सड़क में ही देखते हैं तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास फाइनेंस का कंस्ट्रेंट रहता है। हम चाहते हैं कि सब जगह पे सारे काम एक साथ हों, लेकिन रिसोर्सेज हैं, और जिस डेवलपमेंट के स्टेज पे हम लोग हैं उसमें है जितना हमको रिसोर्स चाहिए उतना नहीं हो पाए। तो जितना भी रिसोर्स है उसको कैसे हम ऑप्टिमम यूज करें और किस तरह से हम जनता को बेहतर फैसिलिटी दे पाए, कैसे हम ग्रोथ का इस तरह का वातावरण क्रिएट कर पाए कि जहां के यहाँ के युवा उस ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर और आगे बढ़े। तो ये सब बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत सोची समझी रणनीति के साथ पूरा बिहार सरकार सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की है, और लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में हम लोग ने फंड डाला है। हर व्यवस्था में फंड डाला, जिससे बिहार के नागरिक हैं सबल संबल हो जाए, शक्तिशाली रहें और बिहार को अपने मजबूत कंधों पे आगे बढ़ाएं। तो ये सारी व्यवस्था की गई है, बहुत सोची समझी। लेकिन सारी व्यवस्था में आप खाली 20 साल देख रहे हैं, लेकिन कहां से इनिशियल पॉइंट है वो आप देख नहीं रहे हैं। आप जब किसी समुद्र में गहराई पे रहिएगा तो पहले तो तल पे आइएगा, तब ना ऊपर बढ़िएगा। इमारत दिखेगी कैसे? यहाँ तो हमारा समय, काफी समय तो इसी इमारत का जो है नींव तैयार करने में। अब नींव से ऊपर उठ रहा है तो देखिएगा जबरदस्त इमारत तैयार होगी। नींव का फाउंडेशन जो है वो सब कुछ हम लोगों ने रख दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुदृढ़ है, और जितना बिजली व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तैयार है। अब टेक ऑफ हो रहा है, और जिस तरह से हम बिहार टेक ऑफ करेगा ये भी एग्जाम्पल पूरे देश में साबित होगा। तीर चल रहा है। अब मैंने देखा एक वीडियो भी आया कि भाई तीर चला, रावण कोई और था, लालू जी थे, चल गया। तीर वाकई चल रहा है, कितने को घायल करेगा इस बार? देखिए, ये सिंबॉलिज्म है। तीर हमारा जो चलता है वो बिहारियों के लिए चलता है। तीर से हम गरीबी का शिकार करते हैं, तीर से हम अशिक्षा का शिकार करते हैं। तीर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, तीर उस कुव्यवस्था के लिए है, जो कोई कुव्यवस्था करता है उसके लिए है। तो हमारा तीर बिहार के विकास के लिए है, और विकास को कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके लिए हम लोग काम करते हैं। निशांत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सब मनीष जी से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। देखिए, अब इतने हम प्रोग्राम में बोल चुके हैं, सब लोग क्लेरिफाई कर सकते हैं, कोई मुद्दा ही नहीं है। निशांत जी जब आना चाहेंगे तब आएंगे, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, और जब वो आना चाहेंगे उनका स्वागत है। ये तो हर समय कहा गया है, और इसमें दुविधा की बात ही नहीं है। अब देखिए क्या होता है। अगले 5 साल के हम रोड मैप की बात करें तो बिहार को जेडीयू, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, कहां से कहां ले जाएंगे? नीति आयोग की रिपोर्ट में हम कितने ऊपर पायदान चढ़ेंगे? देखिए, नीति आयोग के पायदान में तो हम तो चाहेंगे कि बिहार शीर्ष के 10 स्टेट में शामिल हो। जहां तक आप देखेंगे कि रोजगार की बात हमने की है, तो हम लोग का टारगेट है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दें।
अब इसको रिवर्स कैलकुलेशन करें कि 1 करोड़ के लिए हमको कितना रोजगार यहाँ सृजित करना पड़ेगा, कितनी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, कैसे हम एब्जॉर्ब करेंगे। कहना आसान है, लेकिन उसके लिए जो ढांचा, जो संस्थागत ढांचा जो तैयार करना होता है वो बहुत विशद होता है। और लोग जो है यहाँ पे जो है कुछ भी बोल देते हैं कि मैं आऊंगा 1 साल में ऐसे कर दूंगा। तो आप जानते हैं कि बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनियां होती है जो प्रॉमिस करती है कि आप पैसा हमारे साथ लगाइए और आपको 6 महीना में हम 4 गुना करके देंगे। तो बहुत सारी आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जो है जो इस तरह का वादा करती है कि हम आएंगे और आपका जो है ऐसा सपना दिखाते हैं, और सपना दिखा करके और एक बार लूट लेते हैं, तब जनता को लगता है कि अब तो ठगा गए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के लोग आकर के ठगते रहते हैं जनता को। आप पूछिएगा किसी भी गरीब इलाके में, तो इस तरह के लोग आकर के ठगते रहते हैं। तो इन सब से सावधान रहना चाहिए जो कहते हैं कि हम इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। विकास के काम में इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। बहुत सिस्टमैटिक, सोचा समझा ये प्रोसेस है। बहुत समझदारी के साथ हर डिसीजन लेना होता है और उसके लिए पूरी नींव तैयार करनी होती है, तब विकास की इमारत बनती है। और लोग यहाँ हवाई इमारत बनाना शुरू कर देते हैं। कई पार्टियां इस तरह का प्रॉमिस करना शुरू कर देती हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और नीतीश जी का आप देखिएगा कि उन्होंने 20 साल में जो कहा है वो करके दिखाया है। तेजस्वी तो अभी भी मुद्दा बनाते कि भाई नौकरी जब वो डिप्टी सीएम थे उन्होंने दिया था। भाई उनका तो इतिहास है। जब पिताजी थे तो क्या किए थे सब पूरा बिहार जानता है, किस तरह बिहार को बदहाल करके रखा था। और जब ये भी आए तो उस समय क्या थी उनकी उम्र, क्या उनको समझ थी। और आज भी कहिएगा कि उनको अभी भी जैसे महाभारत में एक संजय की आवश्यकता पड़ती है चीजों को समझने के लिए, जी धृतराष्ट्र जी थे जो उस समय जो उनका किरदार था वो देख नहीं पाते थे। तो उन्होंने महर्षि व्यास ने एक आशीर्वाद दिया संजय जी को, उनके एक जो मंत्री थे, कि भाई इनको दिव्य दृष्टि मिलेगा, इससे देखेंगे पूरा। तो जिस व्यक्ति को अभी भी एक संजय की आवश्यकता होती है उसके विषय में कहना कुछ नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी संजय के जरिए देखते हैं? अब हम नहीं जानते भाई, हम तो ऐसे ही कहते हैं। वो तो जनता जान रही है कि क्या देख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनके पार्टी वाले देख रहे हैं, उनके परिवार वाले देख रहे हैं, हमको क्या कहना है, जैसे भी उनको देखना हो। कितनी सीटों पे जेडीयू लड़ेगी इस बार? भाई वो तो अभी चल रहा है, बातें चल रही है, पता चल जाएगा आपको। हाँ, लेकिन कुछ तो बातें हो रही होंगी अंदर खाने की। भाई तो जब हो रही है तैयारी तो कितनी कर रहे हैं? नहीं, जब हो रही तो फिर कैसे आपको बताएं। नहीं, आप अपनी बात तो रखे होंगे, गठबंधन है। नहीं, गठबंधन है, सब लोग अपनी बात रखते हैं। और हर समय हमारा इतिहास रहा है, पिछले कई सालों से आप देखिए कि गठबंधन के सीटों पे कभी विवाद नहीं हुआ है। जब भी हुआ है सीट फाइनलाइज हो गया है समय से पहले, और आराम से हम लोग चुनाव लड़ते रहे। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? उनको बिहार जिस तरह का काम करते थे आज भी वही कर रहे हैं। देखिए उनका एक डोमेन है। चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, चुनौती की बात छोड़ दीजिए। उनको एक समझना है कि वो विशुद्ध एक रणनीतिकार है, और रणनीतिकार का काम जो होता है वो चुनाव के 2 महीना 5 महीना के भीतर होता है। रणनीतिकार का काम होता है कि कैसे हम जनता को गफलत में ले आए, एक तरह का माहौल बना दें कि जनता जो है थोड़े समय के लिए मूर्ख बन जाए। हमने पहले भी कहा कि इस तरह का जो होता है, जो इस तरह का प्रॉमिसेस करने वाले, कि तरह तरह का प्रॉमिस करके तरह तरह की बातें करके लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लें, और उसके बाद जब जनता जो ठगी जाती है उसके बाद पता चलता है कि क्या हुआ। तो रणनीतिकार का काम ही यही है। पूरे देश में आजकल कई रणनीतिकार हैं और सब लोग हैं, और सब लोग का काम है कि भाई कि वो 2-3 महीने में खूब हल्ला गुल्ला मचा करके किसी तरह से, और इसी तरह के मंच का उपयोग करके, मीडिया का उपयोग करके, तरह तरह चीजों का उपयोग करके जनता का ध्यान अट्रैक्ट करें। सफल भी होते हैं कई बार, लेकिन इनका जो इतिहास रहा है वो हमेशा वही रहा है कि जो जीतने वाले हैं उन्हीं का साथ रहे, उन्हीं को जिताया। जीतने वाले को जिताया है इन्होंने। मोदी जी थे तो उनको जिताया, नीतीश जी थे तो इनको जिताया, ममता बनर्जी थे तो उनको जिताया। तो
इनका तो है कि सर्वे वर्वे अच्छा कराते हैं, पहले से पता चल जाता है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कि कितनी सीटें आएंगी, हम्म। और जितनी सीटें जिसको जिधर आती है सर्वे तो कराते ही रहते हाँ। हैं, और सर्वे में देख लेते हैं कि किनका क्या है, उसी हिसाब से ये रणनीति बनाते हैं, उसी हिसाब से उस पार्टी के साथ चिपक जाते हैं। अपना सर्वे कराया कि नहीं कराया बता दीजिए। वो तो उनको कहिएगा ना कि उनसे नहीं, पूछिए। अगर वो तैयारी के साथ आए चुनाव में हाँ, तो कोई बात तो होगी। नहीं तैयारी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, क्यों नहीं है, सबको है, डेमोक्रेसी है, और कोई भी आया है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उनका जो काम पहले का है और अभी का काम है लगभग समान काम है, और जिस तरह का माहौल बनाने, एक फॉल्स माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। बिहार की जनता बहुत परिपक्व है और जानती है, और कई बार इस तरह के ठगी जा चुकी भी है, तो समझदार है, और बहुत समझदारी के साथ जब भी बिहार में चुनाव हुआ है तो दो ध्रुवों के बीच में हुआ है। कई सालों से आप देख लीजिए, हमेशा जो है दो ध्रुवों के बीच में, तीसरा ध्रुव की कोई जरूरत नहीं है, और ये समझती है कि बिहार की जनता अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो या तो जिताने के लिए देती है या हराने के लिए देती है, तीसरा किसी काम के लिए नहीं देती है। तो बिहार में चुनाव भी जो होगा वो दो दलों के बीच में होगा, और यहाँ की समझदार जनता उचित फैसला लेगी। सब गठबंधन के साथ रह लिया आप, सहयोगी आपके बदलते रहे हमेशा। आप बिहार के विकास की मैं बात करूं तो मौजूदा वक्त में और पिछले कार्यकाल में तेजस्वी के साथ जब थे, क्या फर्क नजर आया आपको? देखिए बहुत सारा, कई सारा जो है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। एक देखिए कि एक समझदार नेतृत्व होता है और विजन क्लियर होता है। जब दोनों का, हमारे और हमारे सहयोगी दल की अपेक्षाएं सेम रहेगी कि भाई कि हम लोग दोनों चाहते हैं कि बिहार तेजी से विकास करे, तो नेचुरली है कि दोनों जब साथ चलेंगे तो तेजी से चलेंगे। और कभी एक हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई पीछे खींचना चाहता है, गठबंधन टूटा कैसे? यही तो बात थी। सीएम साहब ने कहा अच्छा नहीं लग रहा था, उनका एक शब्द अच्छा नहीं लग रहा था कई चीजों को बताता है। और उन्होंने जो उस समय कहा कि भाई कि हम गठबंधन में इसलिए नहीं है कि हमको अच्छा नहीं लगा, तो जो चाहते थे गठबंधन के साथी से उनका एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुआ। तो अब जो है जिस तरह से बिहार जो तेजी से बढ़ रहा है, केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, और तरह तरह का, देखिए आज के समय में भी हमको रिसोर्सेज की कमी है, तो यदि हम केंद्र सरकार से सहयोग मिलता है तो हमारा तेजी से विकास होता है। और फिलहाल के वर्षों में हमने देखा है कि कई चीजों में काफी तेजी से सहयोग मिला है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हर जगह पे केंद्र का सहयोग मिला है, उससे बिहार तेजी से बढ़ा है। ये तो बिहार के लिए अच्छी बात है कि दोनों तरफ से यदि जुड़ करके होता है तो बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। तो उनके समय में और ये समय में मैंने आपको बता दिया कि क्या फर्क है। कहीं एक चक्का आगे बढ़ना चाहता है, एक चक्का पीछे हटना चाहता है, तो गाड़ी कहां जाएगी आप समझ सकते हैं। यही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जेडीयू या फिर नीतीश कुमार की सोच क्या है, कैसे डेवलप करना है, और अगले 5 साल मांग रहे हैं आप, कितना डेवलप हो पाएगा? देखिए लगभग जितना भी आज बिहार की स्थिति आप देखें कि हम घर घर तक बिजली पहुंचा चुके, कहीं भी यदि बिजली का डिमांड होता है वी आर एबल टू मीट दैट। कहीं भी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें की बात हो तो कहीं भी हमारे हर गांव कनेक्टेड है सड़क से, हर टोला कनेक्टेड है। तो यदि हम इस तरह की बात करें कि हम अब क्या कर रहे हैं, बॉटल नेक्स को हटा रहे हैं, कि जैसे अब सड़क बनी है लेकिन वहां पर बाईपास बनना है तो बाईपास पे फोकस है, तो जहां जहां बॉटल नेक्स है उसको हटा रहे हैं। जितना काम हुआ है, अब एक्सप्रेसवे की बात है। पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम शुरू में सरकार ने टारगेट रखा कि हम 6 घंटा में पटना पहुंचने की बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ने फिर उसको रिवाइज किया, 5 घंटा की बात कर रहा है। और अब जो है जिस तरह से एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, हम 3.5 घंटा में पटना पहुंचना चाह रहे हैं। यहां पे बात हो गई। अब सबसे जो बड़ी बात है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। बिहार युवा प्रदेश है, यहाँ के युवा की आबादी सबसे ज्यादा, 60% बिहार में युवा है। और इनके लिए हम किस तरह का बिहार बनाएं, ऐसा बिहार जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फ्यूचर के डिमांड को देखते हुए वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जो इंडस्ट्रीज हो इतनी बड़े पैमाने पे लार्ज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आए, ताकि जो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफी तेजी से बढ़े, और हमारे युवाओं को इस तरह से स्किल करें कि इनकी डिमांड वर्ल्ड क्लास के स्किल हो। तो यहाँ के युवाओं की डिमांड पूरे है, मांग पूरे विश्व में हो।
तो जब हमारे पास एक ह्यूमन कैपिटल है, उसको हम ग्रोथ में लाना चाहते हैं, उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, और साथ में जो इंडस्ट्रीज है, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, दोनों का संगम जब होगा, और इसके लिए जो तैयारी अगले 5 सालों की तैयारी है, जिस तरह का हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरह से लाया है, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंट्री का मोस्ट प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगले 5 सालों में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, एक नए ऊंचाई पे बिहार पहुंचेगा, इसकी तैयारी हो रही है। मैं मनीष वर्मा से बात कर रहा हूं, क्या मनीष वर्मा मुझे चुनाव लड़ते नजर आएंगे इस बार? देखिए, ये मनीष वर्मा का डिसीजन नहीं होता है। मनीष वर्मा चुनाव लड़े कि एक्स लड़े कि बाई लड़े, ये पार्टी का डिसीजन होता है। एमएलसी बनने की तो तैयारी थी शायद। जो नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, पार्टी का जो निर्णय है उसको मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता। पार्टी जो डिसाइड मेरे लिए करती है, जो हमारे नेता डिसाइड मनीष जी की इच्छा है, नेता तो बन गया, नेता की इच्छा होती है। देखिए, सबकी इच्छा होती है, क्यों नहीं होती है। किसी भी कोई भी दल में रहता है, हमेशा वो जाता है कि जनता के दरबार में जाए, और इच्छा तो सबकी रहती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक इच्छा की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हम, मनीष वर्मा हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो संकेत मिल रहे थे कि शायद इस बार मनीष जी हमें ताल ठोकते नजर आएंगे कहीं से। अरे, हम तो पूरे पार्टी के लिए पूरे बिहार में ताल ठोकते आपको नजर आ रहा है। हमारा ये कंसर्न है कि पूरे बिहार में हमारा परचम लहराए, हम इसके लिए ताल ठोक रहे हैं। और एक क्या, हम एक क्षेत्र की क्या बात करें, पूरे बिहार के लिए ताल ठोक रहे हैं। मजा कहाँ आता था मनीष जी, अफसरशाही में या फिर राजनीति में नेता बन के? देखिए, मजा है लोगों से जुड़ने में, लोगों की समस्याएं समझने में और उसको सुलझाने में, मजा वही है। और जो भी रोल में रहें, चाहे आप अफसर के रोल में रहें, चाहे राजनेता के रोल में है, अल्टीमेट एम सबका है, ये व्यवस्था का पूरा का एम है कि हम लोगों की समस्याओं को कैसे सुलझाएं, लोगों के एक्सपेक्टेशन को कैसे मीट करें, उनके जीवन को हम कैसे बेहतर करें जी। ये दोनों रोल में यही काम है, और इस काम को मैं बखूबी कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, भारत एक्सप्रेस के इस मंच पर आए, और शायद बहुत सारे सवालों का ऐसा जवाब दिया आपने कि शायद जो विपक्ष है वो भी चुप हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट आप रुकेंगे मनीष जी, मैं चाहूंगा सीएमडी सर आए और सम्मानित करें मनीष जी को। तो शॉल उड़ाकर पहले सम्मानित किया जाएगा मनीष जी को। अच्छा, ये ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट कम सुनाई पड़ रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष वर्मा जी, आपने बहुत ही बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।